हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो फिजिक्स पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी उसका आज जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होने वाला है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस वीडियो के अंदर मैंने एक ही चैप्टर के जो पीवाईक्यूज उनको डिस्कस किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो लगभग मैंने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि जितनी भी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है और जितने भी टॉपिक उनको कवर करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? The two identical charged spheres are suspended by the string of the equal length. The string makes an angle of the 37 degree with each other and suspended in the liquid of the density 0.7 gram per centimeter cube. The angle remains same. The density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube. The dielectric of the liquid. ठीक है। देखो, एक ऐसा सिचुएशन दे रखा है कि हमारे पास दो चार्ज स्फेयर हैं, जो कि दो स्ट्रिंग्स ऑफ दो मतलब दो इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं, उनसे कनेक्टेड कर रखे हैं। ठीक है। तो देखो, ऐसा ऐसा हमारे पास कुछ सिचुएशन है। ठीक है, कि दो चार्ज स्फेयर है, उनको ऐसे कनेक्ट कर रखा है और इनके बीच का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ठीक है। तो इसको इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है। एंड ये बोल रहा है ये ऐसा सिचुएशन था, एंड इसको क्या करता है, इस सिचुएशन को उठा के हम एक किसी लिक्विड में, पानी में नहीं, किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। और फिर भी ये वाला जो एंगल है वो सेम रहता है, तो मतलब ये थीटा ही रहता है फिर भी। ठीक है। तो बताना है कि जो डाइलेक्ट्रिक ऑफ द लिक्विड है, ये जो के है इसका, वो कितना होगा। देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा एक mg फोर्स, एंड इधर की तरफ एक फोर्स क्या लगेगा, एक फोर्स यहाँ पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम Fe से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। एंड ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम tan थीटा निकाले तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारा, Fe/mg। ठीक है। Fe/mg हमारा tan थीटा आ जाएगा। ठीक, ये और परपेंडिकुलर बाई बेस से हमने निकाल लिया। Fe/mg हमारा tan थीटा आया। अब देखो, अगर हम इस वाली सिचुएशन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ पहले फोर्स लग रहा था mg, बट यहाँ पर अब एक वैन फोर्स भी आ जाएगा। तो कितना फोर्स हो जाएगा, mg माइनस रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी, ये फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स जो होगा। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था वो Fe पहले लग रहा था, बट यहाँ पर एक क्या आ गया हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो Fe/K फोर्स लगने लगेगा। एंड इस सिचुएशन में जो tan थीटा हमारा होगा, tan थीटा कितना होगा, यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, सिमिलरली जैसे उसमें आया था, इसमें क्या आ जाएगा, Fe/K इंटू mg को हम क्या लिख सकते हैं, mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी, है ना, ये मास हो गया m, एंड g माइनस रो एल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों tan थीटा को इक्वल कर देंगे। हमारे पास क्या बनेगा, Fe बाई, यहाँ भी m को हम वैसे लिख सकते हैं, रो बी इंटू वी बी इंटू जी इज इक्वल टू Fe/K, यहाँ से वी बी इंटू जी कॉमन ले सकते हैं, वी बी इंटू जी ब्रैकेट में रो बी माइनस रो एल। ठीक है, ऐसा आ गया। देखो अब यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी फाइनली, हमारे पास बनेगी रो बी इज इक्वल टू के ब्रैकेट में रो बी माइनस रो एल। ठीक है, रो बी माइनस रो एल। हमारा जो के आएगा वो कितना आ जाएगा, रो बी बाई रो बी माइनस रो एल। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो रो बी हमारे पास कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी 1.4 एंड लिक्विड की 0.7, तो डाल देंगे 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 0.7, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2। हमारा जो डायलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम हो गया, मतलब जो हमारा लिक्विड था उसका जो डायलेक्ट्रिक हो कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 2 में क्या दे रखा है, पार्टिकल ऑफ द चार्ज करंट मास m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear density lambda when the time period is given as। इसको देखते हैं। अगर इसको देखें तो देखो क्या दे रखा है कि एक हमारे पास लीनियर चार्ज है। ठीक है, एक हमारे पास लीनियर चार्ज है इनफाइनाइट लॉन्ग, और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है, लीनियर डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, एंड इसके अराउंड एक चार्ज घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट इज ऑफ क्यू चार्ज है। इसका जो मास है m एंड जो रेडियस ऑफ द सर्किल है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो r है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज। देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना लग रहा होगा, Fe की बात करें तो Fe जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्यू। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस स्ट्रेट लाइन लॉन्ग चार्ज क्या होगी, 2 के लैम्डा बाई आर।
2 के लैम्डा बाई आर एट डिस्टेंस आर ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड इनटू क्यू। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक जो हमारा फोर्स है वो आ गया। अब देखो जब कोई पार्टिकल या फिर कोई चार्ज है वो जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है, ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा लगेगा और इलेक्ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तभी तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। और अगर हम यहाँ से ओमेगा निकाल लें तो हम इजिली टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। 2 पाई बाय ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। सो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो एम एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज 2 के लैम्डा बाई आर इन टू क्यू, ठीक है। यहाँ से अगर हम ओमेगा निकाले तो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 2 के लैम्डा क्यू बाई ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है ओमेगा। एंड सो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारा हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, सो 2 पाई बाई अपॉन में 2 के लैम्डा क्यू इंटू 2 के लैम्डा क्यू इंटू ऊपर चला जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आर बाहर आ जाएगा एंड एम जो है रूट में ऊपर रहेगा। तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ एम बाई 2 के लैम्डा क्यू, ठीक है। ऐसा सा कुछ बनने वाला। सो ऑप्शन चेक करते हैं अपने हम। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, सो थोड़ा सा 2 पाई आर अपॉन और एम अपॉन 2 के लैम्डा क्यू, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा। तो एम अपॉन 2 के लैम्डा क्यू दो ऑप्शन में दे रखा है। एंड और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, इधर अपॉन में वो 2 पाई आर ऊपर आएगा, अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर अंडर रूट 2 के लैम्डा क्यू, सो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। 2 पाई आर अंडर रूट एम अपॉन 2 के लैम्डा क्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट थ्रेड हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा coulomb per meter and electron revolves on the circular path having the axis along the length of the wire. The graph that correctly represents the variation of the kinetic energy of the electron as the function of the radius of the circular path of the wire. सिमिलर सा क्वेश्चन है, वही अप्रोच रखेंगे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो एक हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इनफाइनाइट थ्रेड, ठीक है। तो वही चीज है, उसके चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होगा मान लो, ठीक है। सो अब इस पर भी घूम रहा है तो इस पर भी फोर्स लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही इसकी वजह से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2 के लैम्डा बाई आर इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज ई, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर। पिछले केस में हमने उस फोर्स को एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा था, तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फॉर्मूले को हमने चेंज कर लिया। तो यहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करें तो कितनी आ जाती है, 2 के लैम्डा एंड सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी जो, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो हाफ इंटू 2 के लैम्डा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस है, सो हमारा ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट टाइप ग्राफ आएगा, और ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, सेकंड वाले क्वेश्चन के तरीके का था। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 3 infinitely long charged thin sheet are placed as shown in the figure below. The magnitude of the electric field at the point P is x sigma epsilon naught upon epsilon the value of x, ठीक है। सो ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है और क्या बोल रहा है कि इनकी वजह से पॉइंट पी पर हमें निकालना है कि कितना जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो चार्ज सीट दे रखी, मेटेलिक सीट नहीं है, तो सीट थिन सीट की वजह से जो हमारा इनफाइनाइट थिन सीट हमारे पास अगर कोई, तो उसकी वजह से जो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू थिन शीट क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब मेटेलिक होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो थिन है, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर हम पॉइंट पी पर देखें तो किधर कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, माइनस सिग्मा की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से भी इधर की तरफ आएगा क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, एंड
ड्यू टू दिस सिग्मा इधर की तरफ आएगा। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो हर सीट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उन सबको हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो अगर हम देखें पहली वाले x इज इक्वल टू माइनस ए वाली की वजह से देखें तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका तो 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम चार्ज डेंसिटी पे मत जाओ, उसके हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लिया एंड देन हम इसको ऐड कर रहे हैं, एंड देन इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमारा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 2। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या ध्यान रखना था बस, इनको माइनस मत कर देना निगेटिव देख के, ठीक है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी पर, जैसे इसकी वजह से अट्रैक्टिंग होगी, मतलब अपनी तरफ खींच रहे होंगे निगेटिव वाले, और प्लस वाला रिपेल कर रहा होगा। तो उसके हिसाब से हमने ड्रॉ किया और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गई, तो हमने सारे को ऐड कर दिया। सो ये था बेसिक इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या दे रखा है, C1 एंड C2 आर टू hollow concentric tubes containing 2 coulomb and 3 coulomb respectively as shown in figure the ratio of the electric flux passing। तो फिगर तो यहाँ पे नहीं दे रखा है बट इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्या रखा है, C1 एंड C2 टू hollow concentric tubes। तो दो concentric tubes इमेजिन कर लेते हैं हम। तो मान लो ऐसे दो क्यूब हैं, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे पास दो क्यूब हैं। सो ये क्यूब मानो तुम, ये मत समझो कि ये कुछ और है, रेक्टेंगल मत देखो, क्यूब की तरह देखो। तो इस बोल रहा है इसके अंदर जो चार्ज है वो 2 कूलाम्ब है, एंड जो बाहर वाला है उसके अंदर जो चार्ज हो कितना है, 3 कूलाम्ब, ठीक है। ये चार्जेज हैं रिस्पेक्टिवली। सो इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2। तो रेशियो बताना है C1 एंड C2 का। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, पहले के अंदर अगर देखो तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, 2 कूलाम्ब, ठीक है, 2 कूलाम्ब चार्ज इनक्लोज्ड है एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का। अगर हम देखें बाहर वाले का, तो बाहर वाले में 3 तो इनक्लोज्ड है ही चार्ज, 3 तो चार्ज इनक्लोज्ड है, एंड 2 कूलाम्ब भी चार्ज जो है वो अंदर ही है उसके ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। अगर छोटे के अंदर 2 कूलाम्ब चार्ज है तो बड़े के अंदर भी होगा, तो बड़े वाले के अंदर टोटल कितना है, 5 कूलाम्ब चार्ज इनक्लोज्ड है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका जो फ्लक्स आ जाएगा 5 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो 2/5 आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। सो रेशियो कितना जाएगा, 2/5। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 5 चार्जेस प्लस क्यू प्लस 5q माइनस 2q प्लस 3q माइनस 4q आर सिचुएटेड एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S। ठीक है, तो देखो एक सरफेस दे रखी है, उसके पास में चार्जेस दे रखे हैं +3q एंड अन्य जो भी चार्जेस दे रखे हैं। तो देखो इसमें फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो जो गॉस लॉ है उसके हिसाब से जो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स किसकी वजह से आता है, जो चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। बाहर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स नहीं आता है। सो इसमें अगर देखें तो चार्जेस इनक्लोज्ड कौन कौन से, 5 कूलम्ब है, +q है और -2q है। इन दोनों चार्जेस की वजह से -4q एंड +3q, इनकी वजह से क्या फ्लक्स का फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स बताना है हमें यहाँ पर। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, 5q प्लस q एंड -2q, ठीक है। ये है नेट चार्ज इनक्लोज्ड। सो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 एंड -2 4q। सो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, 4q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4q/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो इसमें हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, as shown in the figure a cuboid lies in the region with the electric field 2x square I cap minus 4y j cap plus 6 k कैप न्यूटन पर कूलम्ब द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विद इन द क्यूबॉइड। तो ये भी गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमारे पास एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। एक क्यूबॉइड हमारे पास दे रखा है ऐसा सा, ठीक है। सो अब बता रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। देन हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना होगा। तो अगर हम चार्ज इनक्लोज हमें निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम फ्लक्स की बात करेंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्लक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम इधर ही फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम देखें एक्स वाले की वजह से फ्लक्स, ठीक है, तो एक्स बराबर एक्स देखो यहाँ पर है। तो एक्स की वजह से इस वाली सरफेस पे फ्लक्स आएगा और इस वाली सामने वाली इस सरफेस पे आएगा एक फ्लक्स, और इस पे आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस वाली सरफेस पे देखें तो इस सरफेस पे क्या होगा,
जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स की वजह से वो कितना है, जीरो है। सो वहां पर तो फ्लक्स जीरो हो गया, ठीक है। और जो फ्रंट वाली सरफेस थी ये वाली, इस पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इज इक्वल टू 1 पर 2 हो जाएगा, एंड जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 3 × 1, तो 3, ठीक है, 6 आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हम वाई वाले की वजह से देखें तो वाई पे देखो यहाँ पर जो है, तो ये वाई डायरेक्शन इस पे आएगा एंड इस पे आएगा फ्लक्स, ठीक है। इन दोनों पे फ्लक्स आएगा, बाकी पे नहीं आएगा, क्योंकि बाकी का जो एरिया वेक्टर है तो वो परपेंडिकुलर है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, बट इस पे अगर देखें तो कितना आएगा, -8 और ये कितना एरिया कितना होगा इसका, 3, ठीक है। सो ये कितना जाएगा, -8 × 3। सो ये आ जाएगा हमारा -24, ठीक है। ठीक, इसको एक बार एक्स वाले देखते हैं, एरिया कितना होगा एक्स वाले के लिए, इसका एरिया जो है ये तो 3 है, एंड जो ये चीज़ है 2 है, सो ये 6 होगा एरिया, एंड जो हमारा फ्लक्स आएगा 12 आएगा, ना कि 6, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई थी। एंड देखते हैं नेक्स्ट जेड वाली की वजह से। तो जेड की वजह से देखो इस पर आना चाहिए, इस पर एंड इस पर, ठीक है, इस इन दोनों पे आना चाहिए, ठीक। तो जेड वाली की वजह से इन दोनों पे आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, देखो 6K है, ठीक है, तो 6 × इसका कांस्टेंट है थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 6 × एरिया इसका कितना हो जाएगा, इसका ये लेंथ 1 है, 2 है, ठीक है, और ये वाला लेंथ 1 है, तो 6 × 2, तो ये 12 आ जाएगा, एंड ऊपर भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो नेट फ्लक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, नेट फ्लक्स हमारे पास आ जाता है 12, ठीक है। नेट फ्लक्स हमारे पास कितना आ गया, 12। तो देखो यहाँ पर नेट फ्लक्स जो है कितना आ जाएगा, 12। सो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 12। सो क्यू इनक्लोज हमारा कितना हो जाएगा, 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो क्यू इनक्लोज हमारा यहाँ से आ जाता है 12 एप्सिलॉन नॉट। सो एन की वैल्यू हमें बतानी थी, सो एन हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है, 12। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ द 0.02 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम P to S in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द 13 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड along the positive x axis. If the coordinate of the P and S are 1, 2, 0 and 0, 0, meter respectively, the work done by the electric field will be. So देखो क्या दे रखा है कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, उसको हम P से S पोजीशन पे लेके जा रहे हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट समझ लो हम लेके जा रहे हैं उसको, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम किसी चार्ज को मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पे वर्क करेगी। तो यही चीज हमें बताने की इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया चार्ज के ऊपर, ठीक है। सो देखो अगर हम देखें यहाँ पर तो 30 न्यूटन पर कूलम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एंड चार्ज को हम मूव कर रहे हैं इन द एक्स डायरेक्शन, और हमारा जो चार्ज है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव, मतलब मूव तो हम कर रहे हैं 1, 2, 0 और इस पे, ठीक है। तो लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारा यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वर्क डन चाहिए हमें, ठीक है। सो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालते हैं इन दोनों पॉइंट के लिए, ठीक है। सो देखो तो हमारा कितना जाएगा, ई डॉट डी आर, एंड डी आर हमारा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड एस आर पी एंड मूव फ्रॉम पी टू एस, पी से एस मूव किया है हमने, सो 1 to 0, एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है, ई डॉट डी आर, सो 30 × x। सो एंड इसकी हम वैल्यू डाल देंगे तो -30 आ जाता है हमारे पास, क्या ये आ जाता है हमारे पास जो हमारा पोटेंशियल में चेंज आया, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल इतना आ गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 30 × 0.02, एंड दैट इज इक्वल टू 6, यहाँ पर जो भी आएगा तो ये 600 मिली जूल हो जाएगा, ठीक है। वर्क 600 मिली जूल वर्क हो जाएगा, और ये माइनस था तो -600 मिली जूल वर्क, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस वाला क्यों नहीं होगा, देखो अगर हमसे पूछा गया होता है यहाँ पर कि वर्क डन बाय अस इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम लिखते हैं कितना, -600, ठीक है, क्योंकि वो काम हमने किया है, हमने चार्ज को मूव किया तो हमने उसको कुछ जो है वो एनर्जी दी, ठीक है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछ रहा है, सो वो -600 आएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 देखिए, इसमें क्या दे रखा था। फॉर चार्ज स्फेरिकल बॉल द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉल varies with the distance r as v is equal to 2ar square plus b. Here a and b are the constant and r is the distance from the center. The volume charge density inside the ball is, डेंसिटी दे रखी है हमारे पास, कोई एक ऐसे में चार्ज बॉल है, ठीक है, उसका जो अंदर का चार्ज है वो वेरी कर रहा है, और उसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, माइनस सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। वेरी नहीं कर रहा, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी का एक चार्ज है, उसको बताना है कि किसी भी डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ठीक है। सो देखो, अगर हम किसी भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे इसमें, तो के क्यू बाई आर लिखते हैं, ठीक है। सो अगर हम मान लें कि कोई छोटी सी स्ट्रिप है, उसकी वजह से जो हम पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रिप क्या मतलब, छोटी सी कोई सेल मान लेते हैं, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल लिखेंगे वो कितना होगा, वो होगा के डी क्यू बाई आर, ठीक है। एंड इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और जब हम पोटेंशियल की कभी बात करते हैं तो हम उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी लेते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। सो लिखेंगे के डी क्यू बाई आर, एंड इनफाइनाइट पे हमारा जो पोटेंशियल जीरो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। सो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, के इंटू डी क्यू हम कितना लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर डी वी है ना, तो रो डी वी होता है के डी क्यू, डी क्यू जो होता है हमारा वो कितना होता है, डी क्यू हमारा कितना होता है, रो डी वी, ठीक है, रो डी वी। सो डी वी हमारा कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एंड जो हमारा डेंसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, माइनस लैम्डा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन आर था, ठीक है। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आता है देखो, तो के को हम डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ऊपर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटू माइनस लैम्डा ए इंटू आर डी आर, ठीक है, ऐसा है। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा ए आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट एंड दैट इज बी, ठीक है। सो अब देखो क्या ये हमारे पास आ गया, एंड देखो जब हम बात लिखते हैं इसको, ऐसा कोई कांस्टेंट सी आया, ठीक है, बी नहीं बोलेंगे इसको, सी। अब ये हमारे पास आ गया किसी पॉइंट पे, लेकिन अगर हम इसको निकालते हैं किसके, इनफाइनाइट के, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करते टाइम, तो इसका जो निगेटिव हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट पे जीरो था, ठीक है, इनफाइनाइट पर जीरो था, तो हमने कुछ आर से इनफाइनाइट ऐसा ऐसे ही तो लिखेंगे। सो इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल जीरो था, तो जीरो माइनस करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा लैम्डा ए आर स्क्वायर बाई टू प्लस, और यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। सो अब उस जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा था वो क्या था, फोर, क्या था, फोर तो नहीं था, 2ar स्क्वायर प्लस बी था, ठीक है। सो 2ar स्क्वायर प्लस बी था। सो उसको हम उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा था, 2ar स्क्वायर प्लस बी। सो अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, मेनली ये हमें कंपेयर करना है, तो देखो इसमें से कंपेयर करेंगे, लैम्डा बाई टू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ar स्क्वायर, ठीक है। सो ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, लैम्डा हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है, ठीक है। सो लैम्डा कितना आ गया, 4। आई थिंक लैम्डा की ही वैल्यू पूछी होगी इसमें। सो वैल्यू ऑफ द लैम्डा यहाँ से कितनी निकल आई, 4 आ गई। सो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ मतलब ऐसे खास नहीं करना था, बस इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, एंड जो यहाँ पे माइनस साइन है उसमें ध्यान रखना था कि जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं वो इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करते टाइम, और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। बस इस चीज को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऑफ द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द रेडियस आर विद द रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। सो स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर हम इसके इनसाइड पोटेंशियल की बात करें, तो इनसाइड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। सो दिस इज, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड जब हम आउटसाइड पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस आर के साथ इनवर्सली वेरी करता है। सो ऐसा ग्राफ हो जिसमें पहले कांस्टेंट हो डिस्टेंस आर तक, देन ऐसे वेरी कर रहा हो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी था बहुत, फॉर्मूला अगर पता है तो ग्राफ बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स आर चार्ज्ड एट 2 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी। सो हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल छोटे छोटे ना, तो उनकी रेडियस मान लेते हैं कुछ स्मॉल आर है, ठीक है, उनकी रेडियस स्मॉल आर है। सो इनको 2 वोल्ट को, हर एक ड्रॉप को 2 वोल्ट पे चार्ज किया गया है, तो अगर हम इसका पोटेंशियल लिखें किसी एक ड्रॉप का, तो क्या होगा, के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट।
ठीक है, 2 वोल्ट पे उस हर एक को चार्ज किया गया है। सो के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, हर एक का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम चार्ज निकाले एक पे तो कितना जाएगा, 2 आर बाई के, ये चार्ज आ जाएगा एक का, एक ड्रॉप का। ठीक है, एंड ऐसे हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं, तो 27 ड्रॉप्स का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 आर बाई के इंटू 27। ठीक है, इंटू 27, इतने कूलाम चार्ज आ जाएगा हमारा इनका। ठीक है, सबका मिलाकर। अब देखो, अगर हम रेडियस निकालें, फाइनली इनकी रेडियस निकालें इन सारे ड्रॉप्स को मिलाकर, तो इनका देखो वॉल्यूम तो सेम रहेगा 2700 का, तो एक का वॉल्यूम मान कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब था। ठीक है, सो इन सबको जब मिला दिया तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, इन सबको मिला के कितना, 4/3 पाई एंड कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/27। सो आर बाई आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/3, मीन्स आर जो कैपिटल आर है वो 3 आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमें निकालना था यहाँ से पोटेंशियल, तो हमारे पास नेट चार्ज है, नेट चार्ज हमारा कितना है, 2 R/K इंटू 27 कूलाम, भी हमने चार्ज अभी निकाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स थे, तो ये ठीक है, हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो एंड हमारी रेडियस क्या है, 3 R, तो सो के क्यू अपॉन आर, यहाँ भी कर देंगे, आर कितना है, 3 R है। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। सो कितना जाएगा, 18V। सो जो हमारा पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18V आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 18V। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ खास नहीं करना था। देखो क्या करना था, सिंपल अप्रोच, कि हमारे पास 2 वोल्ट पे हर एक जो स्पेरिकल ड्रॉप हो चार्ज की गई है। ठीक है, 2 वोल्ट पे हर एक स्पेरिकल ड्रॉप चार्ज की गई है, एंड जिससे हम हर एक ड्रॉप का चार्ज निकाल सकते हैं। सो ऐसे टोटल चार्ज आ जाएगा, एंड रेडियस निकालने के लिए हम वॉल्यूम को बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा रेडियस आ जाएगा, एंड हम इसके बाद सॉल्व कर लेंगे फर्दर। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट meter located in the electric field E vector is equal to this, the magnitude of the torque acting on the dipole। तो डाइपोल का क्वेश्चन है, एक डाइपोल दे रखा है, उसको थोड़ा सा बना ड्रॉ करते हैं, किस किस पोजीशन पे चार्जेस रख रखे हैं। तो पहला चार्ज जो हमारा रख रखा है वो रख किस पे रखा है, 1,0,4 पे। ठीक है, 1,0,4। ठीक है, 1,0,4, एंड एक रख रखा है 2, -1,5। ठीक है, सो हम यहाँ से डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, हमारा डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर निकाल सकते हैं बेसिकली डाइपोल का कितना होगा। सो दैट इज 2 - 1 I कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। ठीक है, ये चीज आ गई। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डाइपोल का वेक्टर आ गया। सो डाइपोल आ गया हमारे पास 4 × I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग। ठीक है, टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। ठीक है, पी क्रॉस ई, डाइपोल मोमेंट इन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो 4I माइनस 4J प्लस 4K क्रॉस, यहाँ पर कितना है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना दे रखा है, 0.2 I कैप क्रॉस 0.2 I कैप। ठीक है, सो इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे तो आ जाएगा 0 -4J क्रॉस 0.2I। सो ये आ जाएगा 0.8 एंड J क्रॉस I माइनस J क्रॉस I। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -J क्रॉस I, -J ये डायरेक्शन हो गई एंड I ये हो गई। सो -J क्रॉस I, सो एक प्लस के कैप आ जाएगा, जो भी आएगा मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब है। एंड सिमिलरली इससे अगर इसका इसका कराएंगे तो भी 0.8 ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, डाइपोल। और यहाँ पर 10⁻⁻⁶ भी था, क्योंकि माइक्रोकूलाम में था जो हमारा डाइपो जो चार्ज था। ठीक है, सो वो भी था यहाँ पर, तो ये भी लिख लेंगे 10⁻⁻⁶। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 8 है ना, एंड इसको 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8√2 एंड 10⁻⁻5, और जो भी उसकी यूनिट न्यूटन मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
सो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या करना था, डाइपोल का जो वेक्टर था वो लिखना था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देना था। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है नीचे, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में कर दी बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्पीड में नहीं मतलब शॉर्ट में किए, लगी टाइम तो लगाइए। सो इसका भी आंसर हमारा 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, an electric dipole of the dipole moment is 6 into 10 to the power minus 6 coulomb meter placed in the uniform electric field of इतना कुछ है एंड इन सच अ वे दैट डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन पूछा है। तो देखो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल जो होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, वो होता है रो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, की कितना रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर रहा है तो प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस 1 एंड प्लस 1 हो जाएगा। एंड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, सो देखो 6 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड मिली जूल में पूछा तो इसको हटाओ। सो ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2 3 एंड 6 3 जा 18 आ जाएगा। सो 18 मिली जूल जो है वर्क डन होगा। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, इजी था, बस फॉर्मूले इनके याद होने चाहिए। डाइपोल के जितने भी फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वर्क डन का क्या था, वर्क डन का था PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ द डाइपोल मोमेंट 1.2 into 10 to the power minus 30 coulomb meter and the 2.4 into 10 to the power minus 30 are placed in the two different uniform electric field of the distance 5 into this and 15 into this respectively the ratio of the maximum torque। ठीक है, तो टॉर्क का भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E, तो इसको क्या लिख सकते हैं PE sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं PE sin थीटा। ठीक है, तो इनका रेशियो बताना है मैक्सिमम टॉर्क का। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, देन दैट इज 1। ठीक है, मतलब P इंटू ई होगी मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, सो देखो डायरेक्ट पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 एंड इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिव क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये है। एंड दूसरे वाले के लिए 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 15 इंटू 10 टू द पावर 4। डिवाइड कर दो एंड आंसर आ जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। सो 1/6 एंड x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले देखो। 3 क्वेश्चंस डाइपोल के देखे तुमने, अगर इनमें तुम्हें फॉर्मूले याद हो तो तीनों तुम बहुत इजीली कर सकते हो। तो डाइपोल के तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या, टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r and 2r are charged such that both have the same charge density sigma, the sphere are then connected by the thin। तो हमारे पास एक r एंड एक 2r का स्फीयर है और इनको चार्ज किया गया है विद द चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस। ठीक है, एंड द स्फीयर्स आर देन कनेक्टेड बाय द थिन कंडक्टिंग वायर द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर। सो इस सिग्मा डैश एंड बताना कि सिग्मा बाय सिग्मा डैश। तो देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो जब हम किसी भी दो मतलब इनको स्फीयर्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, मेटेलिक है ना, वायर के थ्रू, तो इन दोनों पॉइंट का जो कनेक्टिंग, देखो अगर हमने 2 पॉइंट के बीच में तार लगा दिया, ठीक है, तो उनमें से चार्ज फ्लो होगा एंड थोड़ी देर बाद क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। तो इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम करना है तुम्हें, इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम करना है एंड देन इसका आंसर निकालना है। सो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका आंसर मुझे, और मैं उस पर रिस्पॉन्स करूंगा अगर कोई सही बताएगा। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेशन ये खत्म करते हैं। इसमें लगभग मैंने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चंस जितने भी टाइप है, जितने भी टॉपिक, उनको कवर किया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करना मत भूलना, ताकि अगर मैं आगे ऐसे भी मतलब वीडियो लेके आता रहूंगा और भी चैप्टर्स के, तो तुमसे मिस ना हो। एंड अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।